नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का है प्रश्न सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर 2000 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सलूशन। यहाँ हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। 2024 के जितने भी, चाहे वह वर्णनात्मक 1 के हो चाहे वर्णनात्मक 2 के, सारे प्रश्न यहाँ आपको दिखाई देंगे। बस आपका नजरिया चेंज होना चाहिए कि हमको किस लहजे से कितने पन्नों पर कौन सा लिखना है। तो हम थोड़ी एक बार चर्चा इस पर हम करते हैं। तो शुरू करें क्लास पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पर। देखिएगा, यह वर्णनात्मक 1 से भी हो सकता है, 2 से। वह लेखन की शैली पर निर्भर करेगा कि हमको क्वेश्चन को वहां कैसे टारगेट करना है। प्रश्न दे रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए, क्या कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय सुझाइए। तो सेम क्वेश्चन है आपके यहाँ, उसी भाव में लिखे जाएंगे। प्रश्न का थोड़ा सा रूप चेंज किया गया है, लेकिन उत्तर आपको वही डालना है जो इसमें पड़ेगा, लगभग वही क्वेश्चन। यहां आपको क्या देना है कि इसके 2 उपाय केवल बताए हैं। अब पढ़ना है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष करके यहां आपको लाइट करना है। प्रश्न पर लिखते समय यहां पर जब आप भी प्रश्न को करेंगे तो यहां आपका दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो क्या, कि केवल पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा के अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। लिखेंगे कैसे, इसे जानने के लिए हम जाने कि अगर हम व्यवहारिक बात करें तो यह है अनेक मानवीय, चाहे प्राकृतिक घटनाएं, अनेक मानवीय प्राकृतिक कारणों से ही जो यह अपरदन हो रहा है, यह किसकी वजह से हो रहा है। यह आप कह सकते हैं कि यह मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से ही मृदा का अपरदन हो रहा है, मृदा का अपरदन होता है। अब आप कहेंगे मानवीय और प्राकृतिक कारणों से कैसे मृदा का अपरदन होता है। तो वह इस प्रकार होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम देखें, केवल यहां पहाड़ी का रखा गया, तो इसलिए पहाड़ी पर हम लोगों का दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रश्न को लिखते समय पहाड़ियों पर जो मृदा अपरदन होते हैं उसको अगर हम देखें तो इसके हम निम्नवत कारण का उल्लेख कर सकते हैं कि पहाड़ियों पर अपरदन के रोकथाम के लिए जो हो रहे हैं, उसकी मृदा अपरदन का जो कटाव हो रहा है, मृदा का जो कटाव हो रहा, उसकी रोकथाम के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। जैसे पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर, अगर हम पर्वतीय ढालों पर क्या बना दें, बांध बना करके हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। इसके हम रोकने में पूरी तरह से हम कामयाब होते हैं। मृदा को अगर हम बांध के द्वारा रोकेंगे तब भी इसका रोकथाम किया जा सकता है। दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करें तो दूसरा पट्टी कृषि के द्वारा, दूसरा बिंदु है। अब आपको लिखना है, इसे लंबे में लिख सकते हैं कि पट्टी कृषि के द्वारा हम मृदा अपरदन होने से बांध बनाकर जहां हम रोक सकते हैं, वहीं पट्टी कृषि कतारनुमा कृषि करके हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। और भूक्षरण को रोकने के अगर हम कहें कि इनको रोकने के और भी क्या सुझाव, तो सबसे पहले इसके रोकने के लिए घास लगाना, क्या लगा देना चाहिए, घास लगाना चाहिए। घास, और यह घास लगाएंगे
घास लगाना भी मृदा अपरदन का रोकने का उपाय है, जिसमें घासें अपने जड़ों में मिट्टियों को बांध रखती हैं। तो घास लगाना, सीढ़ी नुमा खेती बनाना, खेती अगर पहाड़ी पर हो रहा है तो उस पर किस प्रकार का सीढ़ी नुमा खेती की पद्धति अपनानी चाहिए। सीढ़ी नुमा खेती करने से मिट्टी का बहाव कम होगा, अपरदन कम होगा। जहां घास लगाने की बात कही जा रही है, वहीं यहां क्या बात सुझाव दिया जा रहा है, सीढ़ी नुमा खेती की जाए। साथ ही साथ समोच्चय जुताई, समोच्चय जुताई के माध्यम से भी हम अपरदन पर रोकथाम लगा सकते हैं। समुच्चय जुताई, क्या समुच्चय जुताई के माध्यम से भी हम इसको रोकथाम के लिए कर सकते हैं। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, अब आप इसको अपने ढंग से बांध बना करके, पट्टी कृषि को अपना करके घास लगाना, सीढ़ी नुमा खेती करना, समुच्चय जुताई के माध्यम से कर सकते हैं। तो यह प्रश्न चाहे पूछे, चाहे आपका यह प्रश्न, दोनों का दृष्टिकोण सेम है। अब लिखने का वहां आपका वर्णात्मक 1 के तहत आता है कि वर्णात्मक 2 के तहत, उसे उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है थोड़ा। और यह सारे प्रश्न आपको ये भी याद रखिएगा, वर्णात्मक 1 में कैसे लिखा जाएगा, वर्णात्मक 2 में कैसे लिखेगा, इसको विशेष ध्यान दे करके आप लोगों के लिए राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 में बेहतरीन ढंग से लिखा गया है, उसे जरूर देखें। वहां आपको एक लेखन शैली का आधार मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चनों को लिखते समय हमें किस रूप में बांधना है। दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। अब यहां पर यह ध्यान दीजिएगा, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का, जो आर्थिक डेवलपमेंट हुए उसके कारण संसाधन का अधिक उपयोग हुआ। अब यहां जरूर यह बात दीजिएगा, संसाधन जो होते हैं, वह संसाधन, जो भी संसाधन हमें प्राप्त हैं, यह संसाधन बच्चों हमें कहां से मिलते हैं, संपूर्ण संसाधन हमें कहां से मिलते हैं, प्रकृति से। संसाधन जो भी हमें उपलब्ध है, इन संसाधनों का किसकी देन माना जाएगा, यह संसाधन जो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, यह एक प्रकृति की अनुपम देन है। लेकिन इन अनुपम देन होने के बावजूद भी अपने विकास को प्राप्त करने के लिए हम इन संसाधनों का, अगर देखा जाए अपने विकास के लिए, इन संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं। इन संसाधनों पर अगर हम विचार करें तो इनका क्या हो रहा है, अधिक से अधिक क्या किया जा रहा है, अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है। संसाधन प्रकृति के देन हैं, इन संसाधनों का आज मानव अपने विकास के लिए इसका अधिक से अधिक क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है, अधिक से अधिक इसको अर्जन करना चाह रहा है। और इन दोहन के फलों, जब हम इसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, इनका अधिक से अधिक तो दोहन करेंगे, तो इसके अधिक अधिक दोहन से अगर हम देखेंगे तो एक नई समस्या प्रकृति के साथ हम खेल रहे हैं। इस खेल में एक नई समस्या उत्पन्न हो जा रही है। प्रकृति का अत्यधिक दोहन करते समय समस्या दिखाई दे रही। प्रकृति का जब हम अत्यधिक दोहन करेंगे, प्रकृति हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, संसाधन उपलब्ध के लिए पर्याप्त दिया है। इस पर महात्मा गांधी ने एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति के जितने भी संसाधन है, ये प्रत्येक जीवों के लिए पर्याप्त है। हमारे संसाधन हमारी जीविका के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन एक शब्द वहां कर रहा है कि संसाधन पेट भरने के लिए पर्याप्त है। महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है कि संसाधन
पेट भरने के लिए पर्याप्त है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं वह प्रकृति ने जो भी हमें उपलब्ध दिया वह मानव के जीवन के लिए बिल्कुल, अगर उसको हम सतत पोषण करके उससे भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, अगर उन भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर इन संसाधनों का हम उपयोग करेंगे तो हमारे संसाधन कभी भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर इन संसाधनों को हम इन चीजों को ध्यान में रखकर नहीं करेंगे तो निश्चित हम पर प्रतिकूल प्रभाव यह संसाधन हम पर डालेगा, प्रकृति हम पर यह समस्याएं उत्पन्न करेंगी। तो संसाधन प्रकृति की देन होने के साथ साथ मानव के द्वारा अपने विकास को अग्रसर करने के लिए इसका अधिक से अधिक दोहन कर रहा है। और इसके फलस्वरूप अगर देखा जाए तो यह है, इसके दोहन से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं किसी एक क्षेत्र, एक विशेष एरिया में नहीं, बल्कि यह प्रकृति का जो अंधाधुंध इन संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा एक वैश्विक समस्या बनकर उभरी है। यह किस प्रकार की समस्या बन गई है? यह विश्व में एक वैश्विक समस्या बनकर उभरी है, पूरे विश्व के लिए एक समस्या बनकर उभरी है। और इस समस्या का परिणाम यह है, यह जो विश्व के लिए एक समस्या बनी है कि प्रकृति का अंधाधुंध संसाधनों का दोहन करने के फलस्वरूप भूमंडलीय तापमान में अनवरत वृद्धि हो रही है। भूमंडलीय तापमान में क्या किया जा रहा है? भूमंडलीय तापमान पर देखेंगे, तापमान अनवरत बढ़ रहा है और बढ़ने का परिणाम यह हो रहा है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने का परिणाम यह हो रहा है कि समुद्र की लगातार बढ़ रहे हैं और समुद्र पर बसे हुए देशों का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया है। और इस तापमान के का यही परिणाम यहीं तक नहीं रह जाता, यह भी पड़ रहा है कि ओजोन परत में इन तापमान का यह कुप्रभाव पड़ रहा है। कितना ज्यादा तापमान से हमारे यहाँ बढ़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का इतना प्रभाव पड़ा कि हमारी ओजोन परत में भी छिद्र हो गया है। और ओजोन परत का कार्य था कि अल्ट्रावायलेट, सूर्य की अल्ट्रावायलेट आने वाली किरणों को रोके, लेकिन आज वह इतनी पतली हो गई है कि उसे रोकने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही। और इसका परिणाम हो रहा है कि अगर यह ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, पतली होते चले गए और सूर्य की अल्ट्रावायलेट के लिए पृथ्वी पर बहुतायत में इसी ढंग से बढ़ता गया तो प्रकृति पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यहां आप देखेंगे यह दुष्प्रभाव मानव जीवन पर ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रत्येक जीवों पर यह दिखाई पड़ रहा है। समय से पहले बौरे आ जा रहे हैं, कुष्ठ जैसे रोग बीमारियां फैल रही हैं, यह अल्ट्रावायलेट किरणों का एक दुष्परिणाम के रूप में दिखाई दे रहा है। और यह रहा है आपका प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ, और इनके उपभोग के लिए नई नई टेक्नोलॉजियां उत्पन्न हुई। नए नए टेक्नोलॉजियों से हम प्रकृति को से दोहन की विधियां तो अपनाए, लेकिन प्रकृति हमारी सुरक्षित कैसे रहेगी इस पर हम उतना विचार नहीं किए। और यह न विचार करने के नाते अंधाधुंध वनों की कटाई हुई। अंधाधुंध वनों की कटाई, वनों में रहने वाले जीव जंतुओं का भी पलायन होगा, तो इससे एक नई समस्या उत्पन्न हुई। तो इन प्रश्नों को यहां पर अगर देखा जाए तो सारे प्रश्न आपको राजीव क्वेश्चन के अंतर्गत मिलेंगे। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। कौन सा था? तीसरा। यहां पर आप आए, मिट्टी से आप क्या समझते हैं? भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। मिट्टी से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रमुख मृदा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब आइए, मृदा भी हमारी प्रकृति का दिया हुआ एक अनुपम संसाधन के रूप में ही है। मिट्टी जो भूपर पटरी के ऊपरी परतों पर दिखाई पड़ता है, कहां? भूपर पटरी के ऊपरी परत माना जाता है। मृदा संसाधन
एक प्रकार का पर्यावरणीय सम्मत माना जाता है। मृदा को एक प्रकार से क्या माना जाता है? मृदा प्रकृति के संसाधनों में अगर हम कहें तो यह पर्यावरणीय संपत्ति माना जाता है। यह एक क्या है? यह एक पर्यावरणीय संपत्ति के रूप में जाना जाता है, जो परिस्थिति तंत्र की सेवाएं, जो हमें पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करती रहती हैं। भारत में अगर देखा जाए मिट्टी का जो हमें हमारे प्रकृति संसाधनों के तौर पर मुहैया कराया गया है, इन संसाधनों में मिट्टियों को देखें तो भारत में मिट्टियों का जो वितरण मिल रहा है वह कई प्रकार के मिट्टियों का दिखाई दे रही हैं। और इन संसाधनों की में देखें तो मिट्टियों का जो विकास हुआ है, मृदा, वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बहाव के इन उत्तरी भारत के अंतर उत्तर की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ मिट्टियों का, वही दक्षिण भारत में जाएंगे तो मिट्टियों का, और मध्य भारत के अंतर्गत अनेक प्रकार के भारत में इस प्रकार से देखेंगे अनेक प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं। और यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों से निर्मित उपजाऊ होती है। हमारे यहाँ की जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है वह गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र से, ब्रह्मपुत्र की के अंतर्गत बहने वाली जो तटीय इलाके हैं यह अत्यधिक उपजाऊ पाई जाती हैं। यहाँ अगर आप उत्पादन देखें तो यहाँ पर गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलें यहाँ उगाई जाती है। तो मिट्टियों का बनावट के रूप में देखा जाए तो भारत में निम्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें अगर आप कहेंगे तो इसमें सबसे प्रमुख मिट्टी में आपका काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, यह भारत में मिलने वाली प्रमुख मिट्टियों में जानी जाती हैं। यह भारत की प्रमुख मिट्टियों के अंतर्गत आती हैं। तो दूसरा मिट्टी अगर हमने कहा तो काली मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का एक और भी नाम है, याद रखिएगा, इसे किन नामों से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी कहते हैं। यह काली मिट्टी जिसे रेगुर कहा जाता है, यह कपास उत्पादन के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। इसके लिए है कपास उत्पादन के लिए यह अत्यधिक उपजाऊ है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र में पाया जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ऐसी मिट्टियों को आप वहाँ कुछ न कुछ उसके संदर्भ में लिखते रहिएगा। अगर यदि वर्णात्मक 1 का होगा तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है, यदि वर्णात्मक 2 के अंतर्गत आएगा तो दूसरा मिट्टी अगर हम कहें तो मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दूसरा आपका है मरुस्थलीय मिट्टी। तो चलो देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी दूसरा आपका है मरुस्थलीय मिट्टी। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? मरुस्थलीय मिट्टी। तो यहां काली मिट्टी के संदर्भ हमने बताया बहुत प्रकार की भारत मिट्टियां हैं। तो एक कौन सा हुआ? काली मिट्टी। दूसरा आपका है, फिर देखा जाए, मरुस्थलीय मिट्टी। दोमट मिट्टी की वैसे में बताया। मरुस्थलीय मिट्टी यह लाल और भूरा होता है। मरुस्थलीय मिट्टी होता कैसा है? यह मिट्टी लाल और भूरे रंग का होता है। लाल और भूरे रंग के रूप में यह मिट्टी जानी जाती है। इस मिट्टी का क्षेत्र अगर कहेंगे तो राजस्थान के क्षेत्रों में यह मिट्टी, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में यह मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। यह आपका काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी,
यह मिट्टियों का आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मिट्टी से क्या समझते हैं, मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आप समझिएगा। मिट्टी क्या है, मिट्टी भारत इस भूभाग के ऊपरी परत, भूपटपट्टी का ऊपरी परत जो 1.2 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द पाया जाता है। यहाँ पर इस मिट्टी के माध्यम से अनेक प्रकार के खेती, अनेक प्रकार की इस मिट्टियों पर उपजाऊ फसलें उगाई जाती हैं और इन फसलों में मिट्टी के बनावट के आधार पर फसलों का भी निर्धारण किया जाता है। कहाँ किस प्रकार की मिट्टी है उसी प्रकार के वहाँ फसल उगाए जाते हैं। तो यह आपका क्या रहा, मिट्टी से आप क्या समझते हैं और भारत के प्रमुख मृदा प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अगला आपका है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। किन्हीं भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार के मिट्टियों का वर्णन कीजिए। तो वही चीजें हैं कि मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए और मिट्टी का महत्व क्या है, यहां जरा पढ़िए। मिट्टी से आप क्या समझते हैं, यहां क्या करा, मिट्टी का महत्व का उल्लेख कीजिए। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। और यहां क्या था, भारत की प्रमुख मिट्टियों का। अब आपको जितनी भी मिट्टियां हैं उनमें दो प्रमुख मिट्टियों का यहां वर्णन करना है। कितना है, दो प्रमुख मिट्टियों का ही यहां वर्णन करना है। और इन दो प्रमुख, बाकी चीजें एक ही कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती हैं। अगर चाहे यह प्रश्न पूछा जाए चाहे यह प्रश्न पूछा जाए, सेम है। यहां आपको ज्यादा से ज्यादा मृदा के प्रकारों को बताना है और यहां आपको दो ही प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख करना है। अगला प्रश्न है नवीकरण। अगला है आपका कि नवीकरण योग एवं पुनर्चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणी विकास में इनके क्या योगदान हो सकते हैं। नवीकरण के अंतर्गत इनके क्या योगदान हो सकते हैं। अब यहां आप ध्यान देना है कि जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वे सभी संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त हैं, वे सभी संसाधन, ध्यान दीजिएगा, वे सभी संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त हैं। अब यहां आप प्रकृति प्रदत्त संसाधन, जल, वायु, है ना, भूमि, जितने यहां करा, वे सभी संसाधन जो प्रकृति क्या है, प्रदत्त है, वे सभी प्रकृति प्रदत्त होते हैं। ऐसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जो भी प्रकृति प्रदत्त हैं ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे, ऐसे संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों में अगर कहा जाए तो भूमि, जल, वायु, वनस्पतियां, हवा, प्रकाश, भूमि, जल, वायु, वनस्पतियां, हवा, प्रकाश, अगर देखा जाए तो यह सभी खनिज, ये सभी हमारे क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और इन प्रकृति संसाधनों को अगर कहा जाए प्रकृति हमारे लिए माता के सदृश है। प्रकृति हमारी किस रूप में है, मां के सदृश। प्रकृति हमारी जो भी प्रकृति के संसाधन जो प्रकृति ने हमें व्यवस्था दिया, एक माता स्वरूपा के रूप में उन्होंने हमें प्रदान किया है। माना जब प्रकृति को क्या माना जाता है, माता के रूप में गौरवान्वित किया जाता है, क्योंकि यह मानव की समस्त प्रकृति को माता के रूप में गौरवान्वित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह
मानव की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये मानव की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसीलिए प्रकृति को एक माता के रूप में तुलना की गई। मनुष्य आदिकाल से प्रकृति संसाधन का उपयोग ही नहीं, अगर हम कहें यह आदिकाल से ही नहीं बल्कि बहुत समय से यह केवल प्रकृति का संसाधन का उपयोग नहीं करता। अगर केवल प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन मनुष्य इन प्रकृति संसाधनों का बच्चों दोहन करता है। मनुष्य क्या करता है? इन प्रकृति के संसाधनों का क्या करता है? दोहन करता है। और इसी पर पुनः महात्मा गांधी का वह स्टेट याद रखिएगा कि उन्होंने कहा था प्रकृति संसाधन पेट भरने के लिए पर्याप्त हैं। किसी भी कालखंड में हमारे जितने भी संसाधन प्रकृति ने हमको उपलब्ध किया हमारी जीविका के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन अगर उन जीविका के ज्यादा लालच बस हम उनका उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं होते। लालच के लिए पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन अगर जीविका के लिए कहा जाए, हमारे विकास के लिए कहा जाए तो निश्चित प्रकृति के जितने भी संसाधन हमें मिले हैं वो हमारे लिए बहुत ही पर्याप्त है। अब यहां प्रकृति के संसाधनों को दो रूपों में बांट दिया गया है। प्रकृति के संसाधनों को कितने रूपों में बांट दिया गया है? दो रूपों में बांटा गया है। एक नवीकरण और दूसरा अनवीकरण। एक नवीकरण के अंतर्गत, दूसरा अनवीकरण। प्रकृति के संसाधन को जब बांटा गया दो रूपों में विभाजित कर दिया गया है। किसमें किसमें? एक नवीकरण, दूसरा अनवीकरण के रूप में बांट दिया गया है। प्रकृति के संसाधनों को दो रूपों में बांटा गया है, एक नवीकरण, दूसरा अनवीकरण के अंतर्गत। अब यहां नवीकरण क्या है? यह भी नवीकरण आपका प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति में बहुत समय तक ये बनी रहेंगी। प्रकृति के अंतर्गत, नवीकरण के अंतर्गत जो आते हुए हमेशा बहुत समय तक बनी रहेंगी। इसका संतुलन तभी बिगड़ सकता है जब इसका अत्यधिक दोहन होगा। बहुत समय तक ये नवीकरण के अंतर्गत जो आ रहे हैं ये प्रकृति में बहुत समय से पाए जा रहे हैं, लेकिन इनका अगर हम अत्यधिक दोहन करेंगे तभी इनका संतुलन बिगड़ेगा, अन्यथा नहीं बिगड़ सकता। जैसे वायु, मिट्टी आदि। अनवीकरण के अंतर्गत अगर कहा जाए तो इनका निर्माण एक लंबे काल चक्र के अनुसार होता है। यह एक दिन के अंदर इनका निर्माण नहीं होता, एक लंबी समय तक इस चीजों का निर्माण होता है। इनका प्रयोग अति सावधानी से किया जाता है। प्रयोग में भी जब लेते हैं तो अत्यधिक सावधानी से किया जाता है। इसमें इसके अनवीकरण के अंतर्गत अगर कौन से आते हैं तो कोयला, प्राकृतिक खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक खनिज पदार्थ और कौन? पेट्रोलियम। अन्य इस प्रकार के जो भी संसाधन हमें मिल रहे हैं वह अनवीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए तो एक यहां क्या था? नवीकरण योग पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणी विकास में इनके क्या योगदान हैं? यहां ध्यान दीजिएगा, नवीकरण योग एवं पुनः चक्रीय संसाधन। जल हमारा पुनः चक्रीय है ना, जल का हम जब उपयोग करते हैं तो जल को हम सुरक्षित रखें, और सुरक्षित रखने के बाद भी अगर हम उपयोग करते हैं दूषित हो जाते हैं, ऐसे जलों को पुनः शुद्धिकरण करने का प्रयास करना चाहिए। और सतत पोषणी विषय में इनका क्या? सतत मतलब हम प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं अगर हम आने वाली पीढ़ियों को लेकर के ध्यान से सुरक्षा की भाव से अगर हम उनका दोहन करेंगे, उनके अपने लिए उपयोग करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी के लिए भी और प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ने का डर है, जहां मानव ही नहीं
बल्कि समस्त जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। अस्मिता खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित एक संतुलन दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर नवीकरण, योग एवं पुनः चक्री के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा को परिभाषित किया गया। सतत पोषण विकास में इनका योगदान क्या है। तो भारत अगला है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के, अगला क्या है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय को सुझाइए। अगला प्रश्न आपका है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। अब यहां देखिएगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या कोई उपाय किए गए हैं? निश्चित तौर से किए गए हैं। इसमें देखा जाए तो वन्य जीव संरक्षणों के लिए बीज बचाओ आंदोलन लाया गया है। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन इसके लिए लाया गया है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए। वहीं दूसरा आंदोलन आप देखेंगे तो चिपको आंदोलन, वन जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा रहा है, चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ है। बीज बचाओ आंदोलन जहां शुरू हुआ वहीं क्या, चिपको आंदोलन। और इसी के साथ साथ आप देखें 1988 के अंतर्गत, कब, उड़ीसा राज्य में, कहां, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन नामक कार्यक्रम चला गया। 1983 में उड़ीसा में संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया। और ये इसका भी उद्देश्य क्या था, इसका भी उद्देश्य यही था कि वन्य जीवों को संरक्षित करना। भारत में अगर इतना तो ये तो कार्यक्रम चला, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कहें तो भारत में जितने भी धर्म हैं, अगर हम कह दें सभी धर्म, भारत में जितने भी धर्म प्रभावित हो रहे हैं, चल रहे हैं, उन सभी धर्मों में यह दिखाई देता है कि प्रकृति के प्रत्येक संसाधनों के अंतर्गत जो भी हमें मिले हुए हैं, वह चाहे वनस्पति का, चाहे जल के रूप में, आज से नहीं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हमें मिलते हैं भारत के अंदर, इन्हें सभी धार्मिक ग्रंथों में इन प्रकृति के उपादानों को देवता स्वरूप स्वीकार किया गया है। सभी धर्मों में इसे क्या माना गया है, देवता के रूप में। गौतम बुद्ध ने स्वयं इस बात को लिखा है, गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट है। गौतम बुद्ध ने इस बात को कहा, वृक्ष असीम दयाल, और वृक्ष हमारा क्या है, गौतम बुद्ध ने कहा कि वृक्ष असीम दयालु है। वृक्ष असीम क्या है, दयालु, वृक्ष असीम दयालु और उदार जीव है। वृक्ष असीम दयालु और क्या है, उदार जीव है। इसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि वृक्ष हमारे बीच में क्या है, असीम दयालु है और क्या है, उदार जीव है। यह अपने सतत पोषण के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते, यह अपने सतत पोषण के लिए, सतत पोषण के लिए, सतत पोषण के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते, सतत पोषण के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। तो प्रकृति के इन वृक्ष, फलों, जीव जंतुओं को कहीं देवता, कहीं देवताओं की सवारी के रूप में भारत में स्वीकार किया गया, माना गया है। और
भारत में कई समुदाय द्वारा, अगर यह भी देखा जाए, भारत में बहुत सारे एरिया, क्षेत्रों में, जिलों में, या जितना भी भारत का भूभाग के अंतर्गत है, प्रकृति के अंतर्गत देखेंगे तो बहुत सारे समुदाय द्वारा बरगद, पीपल हो, चाहे बरगद हो, चाहे पीपल की बात आप जाने, चाहे केला कहा जाए, गूलर आदि वृक्षों की इस प्रकार पूजा करते हैं। कहने का मतलब, प्रकृति ने जो हमें उपलब्ध कराया उन्हें हम उपयोग तो करते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए पूजनीय हैं। हम उसे दोहन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति के में यह विद्यमान है कि हम उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहां आपने देखा भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय और वन्य जीव संरक्षण के लिए जो उपाय दिए गए हैं, यहां आप देखिएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाए जा गए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान वन्य जीव अभयारण्यों की अनेक प्रकार से बनाए गए हैं और इनकी सुरक्षा की सरकार के द्वारा इन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्नों पर देखें, और अगर इन प्रश्नों को आप अपने परीक्षा के अकॉर्डिंग अत लघुत्तरी, वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 के अंतर्गत पढ़ना है तो निश्चित तौर से यह सारे प्रश्न आपको राजीव क्वेश्चन बैंक में पूरे विस्तृत ढंग से जिस रूप में पूछे जाते हैं, सेम उसी रूप में प्रश्न लिखे हुए मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। जैव विविधता की बात अगर कहा जाए तो यह पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता है। जैव विविधता का क्या है, जीवन की विविधता, जीवन की विविधता, विविधता एवं परिवर्तनशीलता है। जीवन की विविधता और एवं क्या है, परिवर्तन। जैव विविधता क्या है, जीवन की विविधता एवं परिवर्तनशीलता है। जैव विविधता को ऐसे भी देखा जाए तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैव का अर्थ होता है जीव। जैव विविधता में जैव का अर्थ क्या होता है, विविधता माने अनेक प्रकार, जीव, जीवित जीव से संबंधित है। जीव, जैव का अर्थ है जीव, जो जीवित जीवों से संबंधित है, और विविधता है श्रृंखला, अर्थात जैव विविधता जीवन की क्या है, श्रृंखला है। जैव विविधता है क्या, जीवन की अगर कहा जाए, जीवन की श्रृंखला है। यह जीवन की क्या है, जैव विविधता क्या है, एक जीवन की श्रृंखला है। जैव विविधता मानव के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है जैव विविधता मानव के लिए। यहां पर एक आंकड़ा दिया जा रहा है CSIR। CSIR ने को 5 मूल रूपों का वर्णन करते हैं। जैव विविधता के लिए CSIR के तहत 5 मूल्यों का वर्णन इसके तहत करते हैं। कितने मूल्यों का, 5 मूल्यों का वर्णन इसके तहत करते हैं। 5 मूल्यों का वर्णन इसके तहत करते हैं। किसके अंतर्गत, CSIR के तहत इसके 5 मूल्यों का वर्णन करते हैं जो मनुष्य जैव विविधता के अंतर्गत रखते हैं। 5 प्रकार के मूल्यों का वर्णन इसमें है। आर्थिक, जो 5 प्रकार के हैं क्या है, इसमें आपका है आर्थिक, दूसरा है पारिस्थितिकी जीवन समर्थक, पारिस्थितिकी, आर्थिक पारिस्थितिकी, मनोरंजक, मनोरंजक,
अब इसकी थोड़ी सी हम चर्चा यहां कर देते हैं कि CSI ने 5 मूल्यों का जो वर्णन किया है, इसमें जैव विविधता मनुष्य के लिए उपभोग और उत्पादन। जैव विविधता जो है मनुष्य के लिए क्या है, उपभोग और उत्पादन के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। जैव विविधता का मूल कार्य क्या है कि मनुष्य के लिए जो उपभोग करता है या उत्पादन करता है, वो चाहे वह उपभोग करता हो या उत्पादन करता है, उपभोग या उत्पादन करता है, यह सभी के लिए कच्चा माल के रूप में। जैव विविधता क्या है, एक कच्चे माल के रूप में। जैव विविधता मनुष्य के लिए उपभोग या उत्पादन करता हुआ एक कच्चे माल प्रदान करता है। जैव विविधता परिस्थिति तंत्र प्रदान करती है जो ऑक्सीजन, हवा आज हमें प्रदान करती है। जैव विविधता पारिस्थितिकियों के तंत्र के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, पानी मिलता है, यह पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। मनोरंजक में कई मनोरंजक जैव विविधता पर निर्भर हैं। कई मनोरंजक ऐसे हैं जो जैव विविधता पर निर्भर हैं। जैसे हम लोग पक्षियों को देखते हैं तो एक मनोरंजन के रूप में रंग बिरंगी पक्षियों का देखना, आप शिविरों का लगना, शिविर लगाना, मछली देखना, यह सभी जैव विविधता के मनोरंजक के रूप में जाने जाते हैं वन के रूप में। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लिख सकते हैं। अब रही बात, इन सारे प्रश्नों को एक साल्ट में थोड़ी चर्चा करनी है, इसलिए विस्तृत का हम लोग नहीं चल सकते। केवल यह बताया जा रहा है कि सारे प्रश्न राजीव क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत आपको मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों को जिस रूप में पढ़ना चाहें, वर्णात्मक 1 के अंतर्गत या वर्णात्मक 2 के अंतर्गत या अति लघुति, वह सारे प्रश्न वहां से आप देख सकते हैं। अगला है अगला देखिए भारतीय, यहां आपका क्या हुआ, जीवन की विविधता पर। अगला है वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। यहां क्या किया गया, दूसरा प्रश्न यहां पर हमारा क्या है, वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वन संरक्षण में सामुदायिक भूमिका की विवेचना या वन संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो हमें जो क्वेश्चन है हमारा वह कहां से है, पहला प्रश्न यहां से आ जाए, वनों का वर्गीकरण। अब कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए करते हुए एक निबंध लिखना है। तो वन संरक्षण सामुदायिक भूमिका की विवेचना कीजिए, यहां यह क्वेश्चन दिया गया है। भारत सरकार के अंतर्गत अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो भारत सरकार ने देश में पाए जाने वाले वनों को गवर्नमेंट के द्वारा, भारत में जो वन पाए जा रहे हैं वह उन वनों को 3 रूपों में विभाजित किया है। भारत में जो वन पाए जाते हैं वह कितने रूपों में विभाजित हो रहे हैं, 3 रूपों में विभाजित किए गए हैं। पहला जो वन का रूप है वह है संरक्षित वन। पहला वन क्या है, संरक्षित वन, संरक्षित वन। दूसरा है आरक्षित वन, आरक्षित 3 वर्गों के रूप में विभाजित किया गया है, संरक्षित वन, और दूसरा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, 3 वनों पर सरकार के द्वारा सुझाव दिए गए हैं, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वनों के आर्थिक महत्व को यहां पर कहा जा रहा है कि भारतीय वनों के आर्थिक महत्व, तो वन के संरक्षण पर अगर निबंध लिखना है तो यहां ध्यान दीजिएगा कि इन्हें निबंध में इसको डालते हुए हम लंबे लिख सकते हैं। वनों का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, आज सरकार के द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की बात कर रहा है, वनों को सुरक्षित रखने की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर
जितने जीव हैं सबके लिए उपयोगी है। अगर इनके साथ हम संतुलन नहीं बनाएंगे तो मानव जीवन ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का संकटग्रस्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है कि वन जीव संरक्षण पर भारत में वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए, वन जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। यह सारे प्रश्न आप देखिए उसी कैटेगरी के अंतर्गत हैं। भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारतीय वनों से जहां 500 प्रकार की महत्वपूर्ण लकड़ियां प्राप्त होती हैं, महत्व पर अगर आप जाएंगे तो आर्थिक महत्व क्या है, इतनी लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वहीं भारतीय वनों से चंदन की लकड़ी, मूल्यवान लकड़ियां प्राप्त होती, 500 प्रकार की जहां वन लकड़ियां प्राप्त होती हैं, वहीं आप कहिए यहां इसका यह महत्व है, यहां से भारत से चंदन की लकड़ी, बीड़ी के पत्ती बनाने की लकड़ी, दालचीनी आदि जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। यह कहां से प्राप्त होती हैं? वनों से हमें प्राप्त होती हैं। और वनों से ये इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के औषधियां भी प्राप्त होती हैं। वनों से हमें अनेक प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। और इन औषधियों के प्राप्त होने के आज भारत में औषधि के क्षेत्र में जहां यह हमें उपयोगी हो ही रहा, वहीं पर्यावरण के संतुलन में वनों का एक महत्वपूर्ण रोल है। और वनों का कट जाने के नाते, वनों का ज्यादा से ज्यादा कटाई होने के नाते, मानव जीवन अपने उपयोग में लाने के नाते आज प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता दिखाई दे रहा है। आज जहां प्रत्येक गवर्नमेंट, विश्व की सरकारें इस तरह ध्यान दे रही हैं कि वनों को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए, और यह उतना ही उपयोगी है जितना मानव जीवन की अस्तित्व की चाहत है, सुरक्षा की है, उतना ही हमें सुरक्षित वनों को भी रखना पड़ेगा। वन भारतीय वन जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। वन प्राणी संरक्षण को अनिवार्य है, उदाहरण लिखिए। यहाँ वन जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखना है, जो हम ऊपर के प्रश्नों पर थोड़ा सा हिंट दिए हुए हैं। यहाँ वही प्रश्न पुनः दोहरा रहा है कि वन जीव संरक्षण पर एक निबंध, जीव जंतु एवं वनस्पतियां, आप कहिए वनों की रक्षा हेतु परिस्थिति तंत्र को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए, प्राणियों को विलुप्त होने की रोकने के लिए, जल दुर्लभता के लिए, आदि के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वन जीव संरक्षण पर जो निबंध लिखना है उसे आप कैसे लिखेंगे? तो वन्य और उन वन्यों में रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा, अभी हमने बताया उड़ीसा आज जगह पर तमाम स्टेट के अंतर्गत या केंद्र की सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं चलाई जा रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। अगला है जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता इसके मुख्य कारण। जल दुर्लभता क्या है? वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। अब जल दुर्लभता है क्या? अब जल की दुर्लभता के लिए हमें यह देना है कि इसका वर्णन कर रहा है। दूसरा प्रश्न यहां देखिए, भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। यहां पर जल की दुर्लभता, जल नवीकरण योग्य संसाधन। पहला चीज तो हमें यह जानना है कि जल हमारा जो है वह नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण जान रहे हैं, नवीकरण प्रकृति के बहुत समय पहले से हमें प्राप्त हो रहे हैं। यही एक नवीकरण योग्य संसाधन है। औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या अगर देखा जाए तो औद्योगिकरण का बढ़ना, औद्योगिकरण की तरफ ज्यादा बढ़ना, औद्योगिकरण का जो प्रभाव है, इससे हमारे जल प्रदूषित हो रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या का निरंतर बढ़ना जो जल के लिए एक समस्या बनी है। जल का असमान वितरण,
जल के लिए कोई वितरण प्रणाली के लिए कोई अच्छा सिस्टम होने के नाते जल का क्या किया जा रहा है, असमान वितरण दिखाई देता है। साथ ही साथ निजी कुएं या नलकूप। अब यहां प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्यों है, नवीकरण संसाधन होने के नाते अगर हम जल को अपने जीवन के लिए या जीवों के संपूर्ण जीवों की रक्षा के लिए जल को बचाए रखते हैं, उन्हें उपयोग करें, लेकिन उनकी उपयोगिता करते समय गलत न हो, अर्थात अनावश्यक जलों का दुरुपयोग न किया जाए। और अगर यह ध्यान रख करके किया जाएगा तभी हमारी आने वाली पीढ़ी एक अच्छे जल को प्राप्त कर सकती है। नहीं तो इस औद्योगिकरण का यह परिणाम हो रहा है कि हमारा वायुमंडल ही नहीं, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, हमारे पेड़ पौधे प्रदूषित हो रहे हैं और मानव जीवन संकट के और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भी जल एक दुर्लभ है। बहुत सारे आज भी स्टेट में, बहुत सारे देशों में जल एक गंभीर समस्या बनी है और जलों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे जल जो अनावश्यक बह रहे हैं, जो उपयोगी नहीं बना रहे हैं, उनका शुद्धिकरण कर उन्हें उपयोग योग्य बनाने चाहिए। जलों का जो बरसात हो, उन जलों को अनायास रूप से न बहने दिया जाए, उन्हें रोका जाए, उन्हें पेय पदार्थ के रूप में सृजित किया जाए, बनाना चाहिए। यह सरकार की योजना ही नहीं, सरकार की योजनाएं तो आए ही आई है। प्रत्येक मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि जलों को हम उपयोग करें और साथ साथ उसे सुरक्षित भी रखें। अनावश्यक रूप से उसे हम न दुरुपयोग करें। यह एक गंभीर समस्या है। जिस ढंग से जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, औद्योगिकरण हो रहे हैं, उससे यह समस्याएं आ रही हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। यहां देखिएगा, अथवा भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। भारत को वह तकनीक चाहिए जो अन्य देशों को उपयोग में आ रही है। अगर हम कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पर टिप्पणी करना है तो कृषि हमारे यहाँ की बेसिक चीजें रही, आधारभूत है, लेकिन समय की गति के साथ साथ जिस ढंग से जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, आवश्यकताओं में खाद्य पदार्थ को मिलना चाहिए लोगों को। ऐसे प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर से हमें तकनीकी प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए जो अन्य देश जैसे अन्य देशों के लोग उपयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब भारत को वह तकनीकी चाहिए जो अन्य देशों को प्राप्त हो रहे हैं। संसाधन जैसी विकसित सड़क। अब वैश्वीकरण पर इनका क्या योजना है कि हम अपनी कृषि को क्या उपलब्ध होना चाहिए? भाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी मुहैया करा देना, टेक्नोलॉजी मिल जाए तो साथ ही साथ कृषि तक जहां उत्पादन किए जाते रहे, उन उत्पादनों तक पहुंचने के लिए सड़कों का भी व्यवस्थित होना चाहिए, सड़क भी सुगम होने चाहिए। वैश्वीकरण पर तक अगर उसका प्रभाव रखना है तो साधन, सड़क, विद्युत, सिंचाई भी की उपलब्धता होनी चाहिए। ये सारे साधन हमें उपलब्ध होने चाहिए। विद्युत, सिंचाई, केंद्रीय सुविधाओं को भी विकसित करना चाहिए। केंद्रीय सुविधाएं सड़क, जल, विद्युत, ये सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध मुहैया होनी चाहिए। अगर ये सारी सुविधाएं मुहैया होगी तभी हम कृषि को आगे की पीढ़ी तक उसे गुणवत्ता ला सकते हैं, अच्छे मार्केटों तक पहुंचा सकते हैं। अगर साधन नहीं, साधन न होने के पीछे सड़कों का होना अति आवश्यक है और उन कृषि के उत्पादन के लिए निश्चित तौर से गुणवत्तापूर्ण खेती हो, इसके लिए रसायन, खाद्य सामग्री भी सरकार के द्वारा या जनमानस के द्वारा यह एक योजनाबद्ध तरीके से मिलना चाहिए।
कठिनाइयां न हो। और जिस रेशियो से देखा जाए तो महंगाई के आधार पर आज कृषि का जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, किसान या कृषि जहां भी हो रही है, लागत से ज्यादा उत्पादन नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। जिस अनुपात में लागत लगाए जा रहे हैं, अगर जोड़े जाते हैं तो आज का जो परिदृश्य है वह लगता है कि कृषि हमारी महंगी पड़ रही है। और यह चीजें जब हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वह मुहैया कराया जाए, उन्हें ऐसे संसाधन दिए जाएं जो उनके पास खुद हो, बिजली हो, पानी हो, रसायन उर्वरक हो। रसायन उर्वरक मतलब सरकार द्वारा सस्ते मूल्यों पर मुहैया कराए, जिससे सभी समय पर अपनी कृषि के उत्पादन को कर सके। अच्छे बीज भंडार उपलब्ध हो, अच्छे गुणवत्ता बीज का बीज हो, तभी हम इस कृषि को आगे अच्छे ढंग से निपुणतापूर्ण बढ़ा सकते हैं। और जनसंख्या बढ़ने से वैश्वीकरण के आज इस दौर में यह चीजें होनी महत्वपूर्ण है। अगला, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। गेहूं खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। देखिए यह भी है, तो गेहूं खेती के लिए क्या परिस्थिति होनी चाहिए। पहला तो आप यह जानिए कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय खेती है। कौन सी खेती है? शीतोष्ण कटिबंधीय खेती है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, पौधा है। बोते समय 10 अंश तापमान, इसका कितना होना चाहिए? 10 अंश तक तापमान होना चाहिए। तापमान, बोते समय तापमान हमारा 10% होना चाहिए। वहीं पकते समय 20 अंश सेंटीग्रेड तक, 20 अंश तक तापमान होना आवश्यक है। कितना तक? 20% तक तापमान होना आवश्यक है। 20% तक होना आवश्यक है। कितना परसेंट? गेहूं को बोते समय अगर देखा जाए तो इसके लिए कितना परसेंट चाहिए? 10 अंश तापमान। और जब ये पकने लगे तब इसके लिए 20% के तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं उपज के लिए अगर कहा जाए 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा आवश्यक है। इसके लिए कितने सेंटीमीटर? 75 सेंटीमीटर बच्चों वर्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए गेहूं स्पेशल के लिए कहा जाए तो दोमट मिट्टी, कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी महत्वपूर्ण मिट्टी में माना जाता है। इसके लिए महत्वपूर्ण मिट्टियों में दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी है, माना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। यह केवल यहां समरी पर चर्चा हो रही है, बाकी आप क्वेश्चन को अपनी बुकलेट से जो बताया जा रहा है कि राजू क्वेश्चन, वह सारे प्रश्न आपको यहां मिलेंगे। आगे के प्रश्न देखा जाए। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधारों व कार्यक्रमों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। किसानों के लिए अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। आज सरकार किसानों पर जो भी सुविधा दे रही है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो बहुत प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ उत्पादन की व्यवस्था कृषि के अंतर्गत होती थी, आज उत्पादकता का स्तर काफी ऊंचा हुआ है, बढ़ा हुआ है। और इसके पीछे सरकार की मंशा ही है कि ऐसे बीज उत्पन्न हो रहे हैं जो कम खर्च पर ज्यादा उत्पादन दे रहे हैं। और यही नहीं, किसानों के द्वारा सरकार के तहत समय समय पर उन्हें किसान संबंधी कार्यों को करने के लिए यंत्रों की सहायता कर रहा है। ट्रैक्टर के साथ ही साथ सब्सिडी दिया जा रहा है। आज कमजोर न हो
पीएम किसान निधि की योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री किसान निधि प्राप्त हो रहा है और सरकार की मंशा है कि किसान वह कृषि करे जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में भी उसका योगदान बढ़े। उनके द्वारा हमने हमेशा एडवर्टाइज आज प्रचार किए जा रहे हैं। आज कृषि के उत्पादन ये सरकार की मुहिम का ही परिणाम है कि जहां हमारे उत्पादन का स्तर काफी कम होता था, आज प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और यह वृद्धि सरकार की योजना का ही परिणाम के अंतर्गत माना जा सकता है। और इनके सरकार के द्वारा किसानों की सहायता भी की जा रही है, चाहे ट्रैक्टर लेना हो, खाद लेना हो या सब्सिडी के रूप में इन्हें मुहैया कराई जा रही है। आगे है अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य। अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। अब यहां प्रश्न है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा, दूसरा क्वेश्चन, एक आधारभूत आवश्यकता है। ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। अब इसके कोई परिणाम बताइए। दूसरा प्रश्न है, अब आते हैं कि भारत में आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके 2 परिणाम क्या क्या होने चाहिए, क्या हैं? तो आर्थिक विकास के लिए अगर देखा जाए तो ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के अंतर्गत माना जाता है। ऊर्जा हमारे देश के लिए एक उपयोगी है। अब ऊर्जा के माध्यम से ही अगर देखा जाए तो आज विकास का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां एक क्वेश्चन छूट गया, जरा इसको देख लेते हैं। अभ्रक की उपयोगिता बताइए। इसके 2 उत्पादक राज्यों का नाम उल्लेख कीजिए। अभ्रक ऐसा खनिज है जो प्लेटों के क्रम में पाया जाता है। अभ्रक क्या है? एक खनिज है जो कहां पाया जाता है? प्लेटों के क्रम में पाया जाता है। और ये परतें, ये जहां अभ्रक पाई जाती हैं, इनकी परतें बच्चों काफी महीन होती हैं। ये जहां अभ्रक मिलते हैं, इनकी परतें कैसे होती हैं? काफी महीन हो सकती है। इनमें 1000 परत कुछ सेंटीमीटर तक समाहित होते हैं। इतनी परत इसकी पतली होती है कि 1000 सेंटीमीटर तक ये परतें समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, ये अभ्रक कैसे होते हैं? काले, हरे, लाल आदि रूपों में अभ्रक पाए जाते हैं। अभ्रक का अगर क्षेत्र देखा जाए तो इसका क्षेत्र है छोटा नागपुर। कहां? छोटा नागपुर का पठार और बिहार झारखंड के कोडरमा। छोटा नागपुर का पठार और बिहार के कोडरमा के क्षेत्रों में यह अभ्रक पाए जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके 2 परिणाम बताइए। तो ऊर्जा किसी भी देश की, आज अगर कहा जाए तो भारत में नहीं, ऊर्जा किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। आज ऊर्जा किसी भी देश का आर्थिक वृद्धि का एक आर्थिक स्रोत माना जाता है। आज हम शक्ति के बिना विश्व की, ऊर्जा शक्ति के बिना हम विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। एक साधारण बिजली से लेकर, बल्ब से लेकर कारखानों तक, यहां तक फंक्शन से लेकर के घर तक, किसी भी उत्सव से में हम ऊर्जा के बिना उसको संचालित नहीं कर सकते। यह सब बिजली पर निर्भर करता है। ये सारी विषय वस्तुएं कहां निर्भर करती हैं? बिजली पर। ऊर्जा आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन बने हुए हैं। चाहे वह छोटा कार्य हो चाहे बड़ा, हर कार्य, हर फंक्शन, हर सजावट हमारी ऊर्जा पर ही निर्भर करती है। अगर हम देखें तो 2000 के दशक के बाद भारत ऊर्जा की खपत दुगनी से अधिक हो गई है। एक आंकड़े बता रहे हैं कि यह ऊर्जा की खपत हमारी 2000 के बाद ऊर्जा की खपत दुगनी हो गई है और मूल साल दर साल इसका बढ़ता चला जा रहा है।
तो आर्थिक विकास के लिए आज ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जा रहा है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो लंबे समय से प्रयोग में है। भाई परंपरागत ऊर्जा क्या है? जो लंबे समय से हम उपयोग कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। ये प्रकृति तथा सीमित मात्रा में, परंपरागत ऊर्जा हमेशा प्रकृति में है और कैसे मिल रहे हैं? सीमित मात्रा में मिलते हैं। एक गैर नवीकरण है। इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो भारत के खनिज तेल मुंबई, हवाई और कलोल, मुंबई, हाई और कलोल इसके दो प्रमुख क्षेत्र उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अगला है, भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का उल्लेख कीजिए। भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का उल्लेख कीजिए। तो अमेरिका और चीन के बाद अगर देखा जाए तो खनिज के उत्पादन में अमेरिका और चीन के बाद अगर हम तुलना करें तो भारत का उत्पादक उपभोक्ता के रूप में इसका तीसरा स्थान है। कितना स्थान है? तीसरा स्थान। भारत के कुल उत्पादन की अगर बात करें तो कुल उत्पादन में हम अगर जिक्र है तो 63%, इतना 63% का उत्पादन केवल महाराष्ट्र के अंतर्गत किया जाता है, वो भी कहां से? मुंबई हाई से। दूसरा स्थान अगर देखा जाए तो 18% के साथ गुजरात, यह कहां? मुंबई से, मुंबई हाई से। यह कहां होता है? गुजरात का अंकलेश्वर, गुजरात के कहां? अंकलेश्वर से इसका प्रमुख उत्पादन किया जाता है। और 16% का जो उत्पादन होता है वो असम में, 16% उत्पादन कहां किया जाता है? असम के अंतर्गत ही है। असम भारत का अगर देखा जाए असम को तो भारत का सबसे प्रमुख प्राचीन या पुराना तेल उत्पादक राज्य है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य के अंतर्गत आता है। डिगबोई, नाहरकटिया और मोरहुजी इस राज्य के महत्वपूर्ण उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पादन के मामले में आपका यह रहा भारत में खनिज तेल उत्पादन एवं वितरण। सूती वस्त्र उद्योग भारत में विस्तार प्रस्तुत कीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। भारत में हम अगर कहें तो औपनिवेशिक शासन के पहले की बात अगर हम लोग कहें तो औपनिवेशिक शासन के पहले भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो आधार था वह हथकरघा और कताई का माध्यम था। किसका था? हथकरघा और बुनाई तकनीक इसकी महत्वपूर्ण थी। सूती कपड़े में हमारा औपनिवेशिक शासन के पहले की बात कहें तो हथकरघा और तकली की कताई यह प्रमुख रूप से आधार स्तंभ थे। लेकिन 18वीं सदी के बाद, 18वीं सदी में जब हम बात करते हैं तो विद्युतीय हथकरघा माने हथकरघा तो था लेकिन विद्युत के माध्यम से चलने लगा। औपनिवेशिक शासन काल में परंपरागत औपनिवेशिक शासन जब आया, ब्रिटिश हुकूमत आई तो ये हथकरघा तकनीकी को काफी क्षत पहुंची। हथकरघा उद्योग हमारा क्षत विक्षत होने लगा। 1854 में भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। कब? 1854 में आप देखेंगे तो भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। और वर्तमान में अगर हम कहें तो भारत में 1600 सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में आज कितने हैं? 1600 सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। 80% निजी एवं तथा शेष सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ये उद्योग विकसित हो रहे हैं। 80% पर किसका है? 80% पर अगर कहा जाए तो निजी क्षेत्र के कंपनियां हैं और 20% सार्वजनिक क्षेत्र की इस दिशा में कार्य
कर रही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों का सुझाइए। विभिन्न उपायों को सुझाइए। औद्योगिक प्रदूषण हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए। तो औद्योगिक प्रदूषण के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, औद्योगिक प्रदूषण ना हो इसके लिए जो सुझाव दिए गए हैं, औद्योगिक कार्यक्रम राष्ट्र में नए नए उद्योग की स्थापना, जो औद्योगिकरण में जो प्रदूषण हो रहा है वह स्थापना से ही हो रहा है। राष्ट्र में नए नए उद्योगों की स्थापना की गति से होती है। साथ ही औद्योगिकरण मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। साथ ही साथ उद्योग में मशीनों का संचालन कोयला, खनिज और तेल अथवा विद्युत शक्ति के द्वारा किया जाता है। अब औद्योगिकरण राष्ट्र और सामाजिक आर्थिक ढांचे के मूल को देखा जाए तो परिवर्तन करता है। तो औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रत्येक उद्योगों में के अंतर्गत सरकार के द्वारा यह निर्धारित होना चाहिए कि जो भी आपके उद्योगों से विषैली गैसें निकले उसे नियंत्रित किया जाए। मोटर वाहनों आदि में भी यह प्रदूषण नियंत्रण का नियमावली होना चाहिए, जिसके अंतर्गत रह करके ही आगे की दिशा में संचालन किया जाए। कारण इन प्रदूषण से ही पूरे विश्व के अंतर्गत संपूर्ण जीवों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है? भारत में औद्योगिक विकास की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वही है, औद्योगिक मानवीय शक्ति की अपेक्षा शक्ति पर बल देता है। इसकी विशेषता क्या है? औद्योगिक मानव की शक्ति की अपेक्षा किस पे बल दे रहा है? मानवीय शक्ति की अपेक्षा अगर देखा जाए तो मशीनों पर ज्यादा अवलंबित है। किस पर है? मशीनों पर ज्यादा कार्य कर रही है। दूसरा बिंदु देखा जाए तो औद्योगिकरण मशीनों का संचालन कोयला, खनिज तेल अथवा विद्युत शक्ति द्वारा हो रहा है। औद्योगिकरण का जो संचालन कोयला, खनिज तेल और विद्युत शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। और तीसरा, औद्योगिक फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय और में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों का विवेचन कीजिए। सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों का विवेचन कीजिए। तो सड़क से संबंधित है दो प्रश्न, भारत में रेल सड़क, और दूसरा प्रश्न है भारत में सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं सापेक्षिक लाभों की विवेचना। सड़कों का निर्माण पर्वत, सड़कों का अगर निर्माण कहा जाए तो सड़कों का निर्माण पर्वत, पठारी, धरातली, मैदानी, मरुस्थली, धरातली, मरुस्थली किसी भी प्रकार के धरातल पर किया जा सकता है। सड़क का कहाँ, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो या मरुस्थल, कहीं भी किया जा सकता है। सड़कों से व्यक्ति अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकता है। और सड़क आज प्रत्येक जनजीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, वह कहीं भी किसी भी जगह आसानी से पहुंचा जा। सड़क द्वारा कम दूरी आसानी से तय हो जाती है। इसमें कम समय भी लगता है, कहीं पहुंचने के लिए कम समय में ही पूरा कर लेते हैं। रेलों द्वारा ढोए गए माल उच्च पर्वतीय दुर्गम भागों में पहुंचाने में, रेल के द्वारा दुर्गम जगहों पर सामान पहुंचाने में कठिनाइयां वह सड़क के माध्यम से ही पहुंचाए जाते हैं। भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। भारत में किसका? रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। तो परिवहन के साधनों में अगर कहा जाए तो रेल भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में विकसित हुआ है। भारत में रेल मार्ग का विकास जो होता है वह 1853 में
भारत में रेल मार्ग का जो विकास हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था माल ढुलाई करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? माल की ढुलाई करना। यह कब स्थापित हुआ था? 1853 में। 2023 में भारत में रेल मार्गों की अगर आंकड़े दिए जाएं तो जो आंकड़े हमारे सम्मुख हैं वह हैं 1,15,000 तक हमारे यहाँ किलोमीटर तक रेल मार्ग है। भारत का रेल मार्ग एशिया का अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा और विश्व के चौथे स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व के चौथे स्थान पर इसका नाम आता है रेल मार्ग। ब्रिटिश काल से ही रेल का उपयोग उद्योगों से निर्मित माल ढोने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखा जाए तो माल को ढोने के लिए ब्रिटिश शासन काल से ही इसका उपयोग माल ढोने के लिए किया जाता था। भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल का महत्वपूर्ण योगदान है। महायुद्धों में रेल मार्गों का बड़ा ही दुरुपयोग किया गया था। युद्ध के दौरान रेल मार्ग का अत्यधिक दुरुपयोग किया गया था। कुल मिला के बच्चों, सड़क हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे संसाधन, हमारी व्यवस्थाएं, अगर हम सड़कों तक जुड़े हुए हैं तो सर्वसुलभ, चाहे वह व्यापार का माध्यम हो, चाहे वह स्वास्थ्य का माध्यम हो, चाहे हमारे यातायात से संबंधित साधन की बात हो, हम किसी भी गंतव्य तक आसानी से पहुंच जा सकते हैं। और सड़क परिवहन की आवश्यकता प्रत्येक जीवन के लिए इतनी महत्ता है कि सड़क के माध्यम से प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव एक दूसरे से इस प्रकार से कनेक्ट हो रहा है और यह साधन सभी के लिए सर्वसुलभ है। हम कहीं दूरी जा रहे हैं, कहीं गंतव्य तक पहुंच रहे हैं तो सड़क के माध्यम से पहुंचने। और रेल परिवहन की अगर बात कहें तो रेल परिवहन का उद्भव भारत में 1853 के बाद हो रहा है। और लेकिन आज भी रेल परिवहन का प्रयोग हम माल ढोने के साथ साथ, अगर हम ये बात कहें कि माल ढोने के साथ साथ हमारी यात्रा में भी सुलभता है, लेकिन आज भी दुर्गम जगहों पर अगर हमें जाना पड़ता है तो सड़कों के माध्यम से ज्यादा उपयोगी होता है। और रेल की अपेक्षा अगर हम तुलना कर लें तो रेल की अपेक्षा सड़क मार्ग काफी सस्ते पड़ते हैं। तो इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।